हेलो, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंट से रिलेटेड सभी चीज़ों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसी के कार्यक्रम में, उसी के कड़ी में नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। मीन्स व्हाट इज रेजिडेंस, रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ना है। यहाँ पर क्या है कि रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस गेन होता है, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रेजिडेंस गेन होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप समझेंगे भी, क्योंकि इनकम टैक्स में जो रेजिडेंस है नॉट ए सिटीजन, वो सिटीजन नहीं हो सकता है। मीन्स कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये कोई व्यक्ति कहे कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ तो ये इलीगल नहीं है। और कुछ सिचुएशन ऐसे भी होंगे कि इंडिया का सिटीजन होते हुए भी वह इंडिया का टैक्स पेयर नहीं हो सकता है, रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, टैक्स पेयर्स को डिवाइड किया गया है कि वह रेजिडेंट यहाँ का है कि नहीं है, नॉन रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इन सब चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जिसके आधार पर प्रीवियस ईयर में जो उसकी अर्निंग हुई है उस अर्निंग पे असेसमेंट ईयर में टैक्स असेस कर पाए। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि हम लोग को बेहतर समझ में आए कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ों को देखा जाता है कि किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट। तो यहाँ पर यही देखेंगे भी कि क्या टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रेजिडेंस ऑफ एसएससी क्या स्थिति है। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ओके, रेजिडेंस ऑफ एसएससी मीन्स कि एसएससी की रेजिडेंस में क्या क्या कुछ क्वालिटी है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है ए पर्सन मे बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। मीन्स यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि एक रेजिडेंस पर्सन एक से अधिक कंट्री का भी हो सकता है, क्योंकि कुछ उसके रूल्स बनाए गए हैं। हो सकता है कि इंडिया के लिए टैक्स पेयर के रेजिडेंस के रूप में हो और इन अदर कंट्री के लिए भी हो। तो एक ही व्यक्ति कई देशों के लिए रेजिडेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट मीन्स ये है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, द रेजिडेंस ऑफ ए पर्सन मे बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बट सिटीजनशिप कैन नॉट बी चेंज एवरी ईयर। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिटीजनशिप जो प्राप्त होती है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस प्राप्त होती है, जबकि रेजिडेंस की जो स्थिति है अकॉर्डिंग टू टैक्स पेयर, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो सिटीजनशिप है वह ईयर टू ईयर चेंज नहीं हो सकती है, बट जो टैक्स पेयर की रेजिडेंशियल स्टेटस है वह प्रत्येक वर्ष चेंज हो सकती है। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं। एन इंडियन मे बी नॉन रेजिडेंट एंड ए फॉरेन मे बी रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पज। मीन्स इनकम टैक्स के पर्पज के अनुसार ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ का निवासी हो जाए जो कि फॉरेनर है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति यहीं का रहने वाला है लेकिन यहाँ का वह निवासी न रह जाए, वो दूसरे देश के लिए मान लिया जाए, क्योंकि उसकी सिचुएशन आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिनके अनुसार हम लोग स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर चीज़ों को समझ गए कि सिटीजनशिप अलग चीज़ है, यहाँ का निवासी होने के लिए है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो इसमें सिचुएशन दिया गया है उसी के अनुसार टैक्स पेयर को रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स, रेजिडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंट बेसिकली टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट क्या होगा, रेजिडेंट्स, निवासी। ओके, निवासी। सेकेंड क्या होगा,
अनिवासी, अनिवासी, अनिवासी। बट रेजिडेंट में दो सिचुएशन है, ओके, दो प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण, ओके, साधारण निवासी। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स मीन्स असाधारण निवासी। निवासी, ओके, ये इसके प्रकार हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि निवासी, देयर आर थ्री टाइप्स। साधारण निवासी, रेजिडेंट बोला जाए या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये एक तरह से समझिए कि इक्वल है, दोनों एक ही चीज होती है। और एक अनिवासी है, एंड थर्ड इज असाधारण निवासी, अनिवासी, ओके, असाधारण निवासी। इसका मतलब अभी मैं जब आगे बता लूंगा तब मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ओके। तो यहां तक अभी इसको रहने दीजिए कि क्यों इसको बताया जा रहा है, यहाँ पर क्यों लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि निवासी तीन प्रकार से होंगे, एक रेजिडेंट होंगे, रेजिडेंट में टू टाइप्स के होंगे, फर्स्ट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स एंड सेकेंड इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नेक्स्ट क्या होगा, नॉन रेजिडेंट्स मीन्स अनिवासी। तो यहाँ तक समझ गए कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स। फर्स्ट रेजिडेंट्स, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको रेजिडेंट भी बोला जाता है, ओके। सेकेंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट्स। तो तीन चीजों को ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑलवेज गेटिंग दिस पॉइंट्स कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेजिडेंस इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके। अब इसकी स्थिति को समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रेजिडेंस होने के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए, या नॉन रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होता है। उसी फुलफिल को यदि हम समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम रेजिडेंस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वही कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन से कंडीशन ऐसे हैं जो कि रेजिडेंट होने के लिए कंपल्सरी हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। बेसिक कंडीशन, फर्स्ट क्या है, बेसिक कंडीशन। इसमें क्या है, कुछ कंडीशन बेसिक्स हैं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, मूल, ओके। बेसिक कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि ये किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, ओके। तो यहां पर क्या है, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन समझिए कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल स्टे इन इंडिया, मींस इंडिया में टोटल उसको स्टे करना चाहिए, रहना चाहिए, कितना दिन, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में बताया था कि अर्निंग ईयर, अर्निंग ईयर, ओके, मींस इनकम अर्निंग ईयर, मींस जिस वर्ष आप इनकम को अर्न करते हैं दैट इज प्रीवियस ईयर, ओके। तो प्रीवियस ईयर में, उस साल में आपको कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा रहना चाहिए, ओके। 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। तो यहां पर पहला कंडीशन समझिए, पहले फिर से समझ लीजिए कि पहली कंडीशन ये है, बेसिक कंडीशन, कि जो व्यक्ति पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो रही है उस व्यक्ति की रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए जो बेसिक कंडीशन ये है, फर्स्ट कि टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर जिस वर्ष आपने इनकम अर्न किया है उस वर्ष आपको इंडिया में 182 दिन या 182 दिन डेज से एक्स्ट्रा रहना चाहिए, मींस 190 डेज, 200, 300, इतना दिन आपको रहना है। तो फर्स्ट कंडीशन माना जाएगा कि आप पूर्ण कर रहे हैं, ओके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट और है, या तो ये कंडीशन फुलफिल करिए या सेकेंड बताई जा रही है। सेकेंड में क्या ध्यान रखना है, सेकेंड में दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए दो में फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन, मीन्स या तो ये कंडीशन फुलफिल करिए या तो ये दोनों करिए।
ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है फर्स्ट कंडीशन, टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 60 डेज। इसका मतलब कि इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो प्रीवियस ईयर में आपकी जिस वर्ष अर्निंग हुई है उस वर्ष में कम से कम आपको 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। 60 डेज एंड 60 डेज एबव आपको स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर मीन्स जिस वर्ष आपकी इनकम हो रही है उस वर्ष, और 60 डेज से एक्स्ट्रा आपको उस वर्ष रहना होगा। फर्स्ट। सेकेंड का ही सेकेंड पॉइंट ये है कि टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 4 years 365 डेज मीन्स 1 year। ओके, यहां पर दो चीजें ध्यान रखिए, माइन्यूट चीज, क्योंकि स्टडी का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइन को नहीं पढ़ना है, बिटवीन द लाइन क्या पढ़ना है कि क्या इसके बीच में बताया जा रहा है। तो इसमें एक चीज बताया जा रहा है कि लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो आप क्वेश्चन समझिए कि क्या इस प्रीवियस ईयर इसमें आ रहा होगा, नो, बिकॉज प्रीवियस ईयर में तो दिया गया है कि 60 डेज होना ही होना है। प्रीवियस ईयर के लास्ट 4 years मीन्स प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके लास्ट जो 4 years प्रीवियस ईयर गए हैं उसमें कम से कम 365 डेज उसको इंडिया में स्टे करना चाहिए। तो यहां तक आप समझ गए कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन कि 182 दिन से आपको इंडिया में स्टे करना चाहिए, या तो ये पूर्ण करिए। या सेकेंड कंडीशन क्या है कि सेकेंड कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा रहिए, और सेकेंड उसी में एंड है, ये ऐसे समझिए एंड है, प्लस है, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए एक साथ। और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में आपको 365 डेज आपको यहाँ पे रहना है। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहां तक आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेसिक कंडीशन क्या है। तो ये इसकी बेसिक कंडीशन है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन 2 कंडीशन है, अतिरिक्त। जो बेसिक कंडीशन बताया है वो अलग है, एडिशनल कंडीशन अलग है। एडिशनल कंडीशन में क्या है, पहला टोटल स्टे इन इंडिया लास्ट 7 years 730 डेज। मीन्स कि एडिशनल कंडीशन क्या है कि लास्ट स्टे इन इंडिया, जो लास्ट आपका प्रीवियस ईयर के पहले के जो प्रीवियस ईयर हैं उसमें आपको 7 वर्ष में कम से कम आपको 730 डेज मीन्स 2 years आपको रहना है इंडिया में, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड, रेजिडेंट्स इन इंडिया इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 year। यहां पर ध्यान रखिए, रेजिडेंट्स की बात की जा रही है। एक चीज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 2 प्रीवियस ईयर है उस 2 प्रीवियस ईयर कम से कम 10 वर्ष में 10 years में 2 प्रीवियस ईयर आपको एज ए रेजिडेंट रहना है। एज ए रेजिडेंट मीन्स नॉन ऑर्ड रेजिडेंट की तरह नहीं, नॉन रेजिडेंट की तरह नहीं, आपको कैसे रहना है, लास्ट 10 years में मिनिमम 2 years आपको एज ए रेजिडेंस रहना है। और रेजिडेंट्स के लिए अलग से मैं बताऊंगा ही कि रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस इसमें फुलफिल होंगी। ओके, तो यहां पर आप लोग समझ गए कि एडिशनल कंडीशन 2 होंगी। फर्स्ट में 7 वर्ष में 730 डेज आपको रहना है कम से कम, इससे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। रेजिडेंट के रूप में 2 वर्ष रहना है लास्ट के 10 years में। लास्ट के जो 10 साल है उसमें दो बार यदि आप रेजिडेंट की तरह हैं तो आप मान लिया जाएगा कि एडिशनल कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं। ओके, तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या है, यहां पर एक चीज और डिस्क्लेमर ध्यान रखिए, एक तरह से निर्देश कि जो डेज बताए जा रहे हैं ये कोई भी डेज में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लगातार रहना है। ओके, लगातार नहीं रहना है। ओके, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन ऐड करके रहना है। जैसे एक बार यहां पर आए 10 दिन रहे, फिर चले गए किसी दूसरी कंट्री में, फिर आए फिर 20 डेज रहे, फिर 10 दिन रहे,
फिर महीने दिन रहे, ऐसे कर करके डेज ऐड करना है। कंटिन्यूसली नहीं है कि 730 डेज कंटिन्यूस रहना है, या 2 ईयर्स आपको रेजिडेंट के रूप में कंटिन्यूस रहना है, या 182 डेज जो मैं बताया था बेसिक कंडीशन में। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक कंडीशन में 182 डेज हमेशा कंटिन्यूस रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ऐड करना है कि आप कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, 10 दिन रहा, फिर चला गया, फिर आया, फिर 10-15 दिन रहा, फिर चला गया, तो उसको ऐड करके यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि बेसिक कंडीशन क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है। अब चलते हैं जो टाइप में बताया था उस टाइप पर चलते हैं, ताकि रियल में इस चीजों को जो हम लोग पढ़े हैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। यदि जिसको नहीं समझ में आया हो, फिर से इसको वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, तब इसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि यही दो चीज वहां पर बता दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमको रेजिडेंट के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए या नॉन रेजिडेंट के लिए कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होंगे तो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बी मीन्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए क्या है कंडीशन है, अब समझिए। बेसिक कंडीशन जो हम लोग दो पढ़े थे यहां तक, तो जिसमें पहला में 1 था, दूसरे में 2 था, ध्यान दिए होंगे तो इसमें ये बताया जा रहा है कि बेसिक कंडीशन में या तो एक पूरा करिए या तो दूसरा पूरा करिए, दोनों में से कोई एक पूरा करना है। ओके, फिर समझ लीजिए, या तो 182 दिन वाली कंडीशन पूरी करनी है, या जो अतिरिक्त 2 बताया था मैं उसको पूरा करना है बेसिक कंडीशन में ही। क्या है 2.1 2.2 बताया था, उसको ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही हो, और एडिशनल कंडीशन जो दोनों बताया था 730 डेज एंड 10 ईयर में 2 ईयर्स वाली कंडीशन, ये दोनों पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों मीन्स 730 डेज वाली भी एंड 2 ईयर्स वाली भी दोनों कंप्लीटली पूरी होनी चाहिए। यदि मीन्स यहां पर क्या समझना है, या तो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो रही है फर्स्ट में, या सेकेंड में जो ने बताया था दोनों में से कोई एक पूरी हो रही हो। सेकेंड में एडिशनल कंडीशन में 1 या 2 प्लस है, ये दोनों पूरा होना चाहिए। ओके, तो वह माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट। ओके, मीन्स ये है कि आपसे रेजिडेंट पूछे या ऑर्डिनरी रेजिडेंट पूछे, बोथ आर इक्वल। ओके, ये दोनों एक ही है, सेम है। तो आपसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट पूछे या रेजिडेंट पूछे, ये कंडीशन आप समझ गए। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो यहां पर क्या है कि दोनों चीजें आप समझ गए कि बेसिक कंडीशन में पहला या दूसरा पूरा होना चाहिए, या तो एक पूरा हो या तो 2 पूरा हो। एडिशनल कंडीशन में दोनों पूरा हो। ओके, अब आते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या कंडीशन है कि बेसिक कंडीशन 1 या 2, जो ये कंडीशन है दोनों वही है, या तो एक पूरी हो या तो दोनों पूरी हो, 2 पूरी हो या दोनों पूरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेकिन एक कंडीशन कम से कम पूरा होना चाहिए, या तो एक या तो 2 या तो दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे क्वेश्चन नहीं आता है कि या तो अथवा में पहला एक करिए या दूसरा करिए, दोनों आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, जिसमें से मन चाहे उसको कर लीजिए, तब तो माना ही जाएगा। ओके, तो यहां पर यही बात है कि यदि बेसिक कंडीशन दोनों पूरी हो रही हो और एडिशनल कंडीशन नॉट फुल, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो रही हो, तो दैट पर्सन इज ए नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर यू अंडरस्टैंड? फिर से समझ लीजिए कि यदि बेसिक कंडीशन 1 या 2 में से कोई एक पूरी हो रही है या दोनों पूरी हो रही हो, और एडिशनल कंडीशन जो है उसमें से कोई पूरी नहीं हो रही हो, ना पहला पूरा हो रहा हो ना दूसरा पूरा हो रहा हो, क्योंकि पूरी तो दोनों होना है। यदि एक पूरा भी हो जाता है तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बताया था कि ये दोनों एडिशनल पूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया था कि दोनों पूरी मानी जाएगी तभी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिक कंडीशन 1 या 2 में से कोई एक पूरा कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट में क्या होगा, ऑल।
मीन्स ना ही वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है और एडिशनल कंडीशन तो पूरा करेगा ही नहीं। ओके, मीन्स ना ही बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है ना ही एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, तो इसको माना जाएगा नॉन रेजिडेंट अनिवासी। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ रेजिडेंस में जो चैप्टर है इसको किस प्रकार से रेजिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल पर्सन है। अब हम लोग को इनकम टैक्स में इंप्लीमेंट करना है, इनकम टैक्स में किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, इनकम टैक्स में किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं, तो चलते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल, जो कि जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में जो रेजिडेंशियल स्टेटस अभी हमने बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, टाइप्स ऑफ रेजिडेंस पढ़े, वो किस लिए पढ़े, इसीलिए कि हम लोग जब क्वेश्चन आए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर रेजिडेंट्स है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट्स है। ओके, जिसको आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोला जाता है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट्स। ओके, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स या रेजिडेंट्स, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इट इज इमेटेरियल वेयर इट्स एक्रूज आर एराइज। मीन्स कि कोई ऐसी इनकम है जो कि इंडिया में एक्रूड की जा रही है या रिसीव्ड की जा रही है। यदि कोई ऐसी इनकम है जो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुई इंडिया में, या एक्रूड हुई, उपार्जित हुई, कमाई गई, या एराइज हुई, उत्पन्न हुई, तो दैट कंडीशन, चाहे वह व्यक्ति रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगा। ओके, सेकेंड, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और एराइज इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। यहां पर क्या है कि इंडिया में पैसा कमाया गया, माना गया, या इंडिया से बाहर मानी गई, डीम्ड मानी गई, तो भी टैक्सेबल होगी तीनों पर्सन के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होंगे। ओके, थर्ड है इनकम एक्रूइंग और एराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मीन्स यहाँ पर क्या है कि कोई इनकम यहाँ पर उत्पन्न हुई, इंडिया में रिसीव हुई या आउटसाइड में रिसीव हुई। मतलब आप जैसे सैलरी यहाँ पा रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए विदेश चले गए, तो विदेश भी जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर एराइज किया हुआ है यहीं पे। ओके, तो जब एराइज हो उस कंडीशन में भी टैक्सेबल होगा। ओके, क्योंकि आप रियल में पैसा एराइज यहीं पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर तीनों को पहले एक बार समझ लेते हैं कि चाहे इनकम रिसीव्ड हो रही हो, चाहे इनकम डीम्ड हो रही हो, मानी गई हो, चाहे एक्रूइंग कमाई गई हो, एराइज हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, तीनों कंडीशन में तीनों व्यक्ति के लिए टैक्सेबल है इनकम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मीन्स या तो इनकम यहाँ पर डीम्ड एक्रूड मानी गई हो या एराइज मानी गई हो, और इंडिया में रिसीव्ड हो रही हो, इंडिया के बाहर रिसीव्ड हो रही हो। ओके, मीन्स इंडिया में कमाई गई है, उपार्जित की गई है, और इंडिया में रिसीव हो रही है या बाहर रिसीव हो रही है। इन दिस कंडीशन आल्सो ऑल थ्री पर्सन के लिए ये टैक्सेबल है। ओके, नेक्स्ट यहां पर 4 पॉइंट्स ध्यान रखिए, कंक्लूजन 4 पॉइंट्स का, सिंपल सी बात। इंडिया में आप कोई भी अर्निंग कर रहे हैं, चाहे एराइज पैसा हो रहा है, चाहे एक्रूड कर रहे हैं, मीन्स उपार्जित कर रहे हैं, तो या रिसीव्ड यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बाहर रिसीव्ड कर रहे हैं, ये ऑल कंडीशन में तीनों पर्सन के लिए ये टैक्सेबल होता है। ओके, ये पूरी 4 जो पॉइंट है
इनका मेन क्रक्स पॉइंट यही है। यहाँ इंडिया में यदि कोई भी इराइज हो रहा है, कोई डीम्ड माना जा रहा है, कोई एक्रूड माना जा रहा है, मतलब चाहे आप यहाँ कमाए हो और बाद में चले गए हो, मान लीजिए कि जिससे आप पेंशन मिलता है, आप मान लीजिए कि वर्क यहाँ पर किए, जब रिटायर हो गए सोचे मैं विदेश जाऊंगा, अब विदेश अब सैलरी जो पेंशन है अब क्या मिल रही है, विदेश में है तो वहां रिसीव कर रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन आल्सो यू आर एलिजिबल टू पे टैक्स बिकॉज डीम्ड इन इंडिया। इनकम कहाँ मानी जा रही है, डीम्ड इंडिया मानी जा रही है, इसीलिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। भले ही आप जा करके अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस जो हम लोग कंडीशन पढ़े, हो सकता है कि आप फुलफिल ना कर रहे हो, बट ऐसी स्थिति नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोलर और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यहां पर क्या है कि यदि कोई ऐसी बिजनेस है जिसका सेटअप आउटसाइड इंडिया है बट वह कंट्रोल्ड यहीं के व्यक्ति द्वारा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी कंट्रोल कहां से हो रही है, उसकी हेड ऑफिस कहां होगा, इंडिया में होगा। तो यदि ऐसा कोई बिजनेस से कोई अर्निंग हो रही है या कोई व्यक्ति वहां पर अर्न कर रहा है, तो आल्सो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू पेइंग टैक्स। ओके, तो यहां पर बेसिक चीज क्या है, कंट्रोल्ड यहां से होना चाहिए। ओके, तो जैसे टाटा की कंपनी है तो यहां पर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज कंट्रोल्ड बाई इंडियन कंपनी। ओके, तो यहां पर क्या है, तो रेजिडेंट्स के लिए टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई टाटा की कंपनी में वही व्यक्ति में काम कर रहा हो जो इंग्लैंड का ही हो, तो इंग्लैंड का व्यक्ति उसी कंपनी में काम कर रहा है, वहीं पर उसे सैलरी मिली, वहीं पर उसने खर्च किया, तो क्या इंडिया में टैक्स देगा? नो। बट कोई इंडिया का व्यक्ति है जो टाटा की कंपनी में वहीं पर मैनेजर के रूप में वर्क कर रहा है और कंट्रोल कहां से हो रहा है, यहीं से हो रही है बिजनेस, तो इन दिस कंडीशन में चाहे वो व्यक्ति नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ध्यान रखिए, केवल क्या ध्यान रखना है कि कंट्रोल्ड यहां से होना चाहिए। तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ओनली ये कंडीशन बनेगा कि आपको टैक्स नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया। अब यहां पर क्या सिचुएशन आ गया कि बिजनेस एक ऐसा है जो कि आउटसाइड इंडिया स्टेब्लिश भी हुआ है लेकिन कंट्रोल भी यहां से नहीं है। इन दिस कंडीशन में क्या होगा, तो केवल जो रेजिडेंट पर्सन होगा उसी के लिए टैक्सेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, आप कोई भी आपके घर के व्यक्ति या आपके गांव के या आपके शहर का कोई व्यक्ति अमेरिका में या सऊदी अरब में रहता है, आप जानते हैं कि जो वहाँ का बिजनेस है उन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल भी हो रहा होगा, बट हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाके रहते हैं। और सोचिए कि केवल वो पैसा लाएंगे तो रेजिडेंट यदि होंगे तभी वो टैक्सेबल होंगे, यदि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे नॉट टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट होंगे तो भी नॉन टैक्सेबल। ओके, तो यहां पर समझना है कि यदि हमारे देश के द्वारा वह बिजनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इन दिस कंडीशन ओनली एलिजिबल फॉर पेइंग टैक्स ओनली रेजिडेंट पर्सन। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मीन्स अदर सोर्स से कोई आउटसाइड इंडिया से इनकम प्राप्त हो रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई आप सेल करने गए, कोई भी इनकम प्राप्त हो रही है, आपके घर में कोई आपका भाई रहता है उससे इनकम प्राप्त हो रही है, तो आप यदि टैक्सेबल कब होंगे, जब रेजिडेंट पर्सन होंगे। यदि रेजिडेंट पर्सन नहीं है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, लास्ट पॉइंट, पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, मीन्स पास्ट में कोई अनटैक्स्ड अमाउंट है जिसको आप यहां पर लाए हैं तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो वो तीनों कंडीशन में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, जो पास्ट के टैक्स अनटैक्स्ड कोई इनकम है जो कि लाए हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिएगा कि हो सकता है कि आप उस इनकम को उसी समय वहां पर टैक्स दे चुके होंगे, इसलिए ये नॉन टैक्सेबल है। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि कौन कौन से सिचुएशंस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इराइज हो सकती है, जिसको मैंने अभी बताया। इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है कि यदि कोई भी
इनकम रिसीव्ड हो रही है, एक्रूड हो रही है, डीम्ड हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो वह टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, यहीं पर आप अर्निंग किए हैं, भले ही आप प्राप्त कर रहे हैं कहीं दूसरी जगह, भले ही आप कहीं दूसरी जगह प्राप्त कर रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन में आल्सो टैक्सेबल इन 3%। ओके, बट यदि कोई ऐसी इनकम है जो कि यहाँ की बिजनेस है, कंट्रोल किसी हमारे देश से हो रही है, तो केवल नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, और रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। और यदि यहाँ से बिजनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये इसका मेन क्रक्स पॉइंट है। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे कैसे टैक्सेबल चीजें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें हमको करना है। ओके, यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री कृष्ण लाल फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। मीन्स एक श्री कृष्ण लाल जी हैं जिनकी प्रीवियस ईयर में इनकम इस टाइप से दी गई है, उसी को हम लोग अकॉर्डिंग टू जो अभी पढ़े हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनकम, फर्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। मीन्स कि इनकम पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उससे आपकी इनकम प्राप्त हुई 30,000। ओके, तो यहां पर सोचना है कि क्या श्री कृष्ण लाल जी यहां पर टैक्स देंगे कि नहीं देंगे। ओके, और जो 3 प्रकार के टैक्स पेयर्स हैं कौन कौन देंगे कौन कौन नहीं देंगे। तो इन दिस कंडीशन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इनका एग्रीकल्चर पाकिस्तान में है लेकिन प्राप्त यहीं पर हो रहा था। तो मैं बताया था यदि रिसीव्ड यहाँ पे हो रहा है तो चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। ओके, क्योंकि इनकम भले ही जनरेट हो रही है पाकिस्तान में लेकिन रिसीव यहाँ पे हो रही है, इसलिए टैक्सेबल हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विस वे रेंडर्ड इन इराक। यहां पर क्या है कि इनकम रिसीव यहां पे हो रही है लेकिन सर्विस दी कहां गई है, इराक में। तो इन दिस कंडीशन आल्सो एलिजिबल फॉर रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि बताया था ना कि रिसीव्ड यदि इंडिया में हो गई तो चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। मीन्स कोई ऐसा बिजनेस है जो कि कैरी किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। कैरी मीन्स क्या है, चलाया जा रहा है, इसका मतलब कंट्रोल्ड। ओके, कंट्रोल्ड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड की जा रही है। ओके, तो इन दिस कंडीशन में भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैरिंग के द्वारा किया जा रहा है। डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस, डिविडेंड आप जानते हैं कि आल्सो टैक्सेबल है। तो कोई ग्रॉस है, इससे कोई हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं रखना कि ग्रॉस अलग चैप्टर की चीजें हैं, केवल हमको यहाँ देखना कि रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये भी तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट देयर। अब क्या है, एक बैंक है बांग्लादेश में, उस बांग्लादेश में इंटरेस्ट अर्न हुआ और उसी के वहीं पे जमा हो गया। तो इन दिस कंडीशन में कहां कहां पर टैक्स देना होगा, रेजिडेंट के लिए देना होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए देना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के देना होगा। ओके, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं देना होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा नॉन रेजिडेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई रेजिडेंट में क्या है, कोई इंडिया का व्यक्ति होगा, बैंक में इंटरेस्ट मिला होगा, वहीं पे जमा हुआ फिर मिल गया, तो इन दिस कंडीशन में इसके लिए टैक्सेबल हो गया। नॉन ऑर्डिनरी मान लीजिए कि यहाँ पर कभी रहता है कभी नहीं रहता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो इन दिस कंडीशन में आल्सो एलिजिबल टू टैक्स पेड। ओके, बट नॉन रेजिडेंट मींस मान लीजिए कोई वहीं का व्यक्ति है, उसने टैक्स लिया, उसने अर्न किया, उससे हमको क्या मतलब है, तो इसके लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम एंड रेमिटेड इन इंडिया। मीन्स फिर से आ गया कंट्रोल्ड, मैं बताया था कंट्रोल्ड के लिए सिंपल से क्या करना है कि रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा,
नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, ओके, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ओके। पीछे आप पढ़े भी थे कि केवल नॉन रेजिडेंट के लिए यदि कंट्रोल्ड नहीं हो रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, जिससे मैंने यहाँ बताया भी था, कंट्रोल हो रहा है तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्या होगा कि रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए होगा, ओके। यहाँ बोला है कंप्यूट श्री कृष्ण लाल ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 इफ देयर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एंड नॉन रेजिडेंट है। तो आपको क्या करना है कि जो चीजें बताया हूं कि एज पहले आपको लिख लेना एज रेजिडेंट, रेजिडेंट्स, एज रेजिडेंट लिख करके जहां जहां हम रेजिडेंट में टैक्सेबल किया हूं उसको ऐड कर लेंगे। फिर एज लिख लेंगे एज ए नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर जो जो चीजें नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अनुसार ऐड हो रही थी उसको ऐड कर लेंगे, और नॉन रेजिडेंट के रूप में जो जो चीजें, जैसे ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में था, ये भी था, ये भी था, तो ये चीजों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ओके। जैसे ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में नहीं था, ओके। फिर नेक्स्ट शायद ये भी था दोनों के लिए, फिर ये भी नहीं था, ओके। तो ये दोनों मान लीजिए नहीं था तो इसको ऐड नहीं करना है। तो इस टाइप से चीजों को समझना है हमको, ओके। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल चैप्टर नहीं पूछा जाता है, ये जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट सैलरी या डिफरेंट टाइप्स के हेड्स जो आगे स्टडी करेंगे, यदि उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चीजों को ध्यान में रखा जाता है ताकि उसकी इनकम को टैक्सेबल किया सके, ओके। इसलिए हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ एक व्यक्ति को रेजिडेंस होने के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए या नॉन रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे उसको टैक्सेबल किया जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ओके। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ होगा, आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट होगा, निश्चित रूप से हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू।